तो स्वागत है साथियों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग सेट नंबर 15 और 16 करेंगे इस बुक का। जो बुक आपके सामने दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स ज्ञानधारा पब्लिकेशन की। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस सेट में और एकदम एलाबोरेटेड फॉर्मेट में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और पिछले सेशन को हम लोगों ने लाइव किया था बट वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको रिकॉर्डेड ही रहने दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 15 और 16 करेंगे। सभी का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस सेट के साथ बने रहिएगा। जितने भी लोग जो बिहार एसएससी के लिए या दरोगा या फिर जो एग्जामिनेशन शुरू हो गया है आज से, कल से टीचर वाला बीपीएससी टीआरई 2.0 वाला, उससे जुड़े हुए हैं उन लोग जुड़िए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुकर प्राइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पिछले ही लाइव सेशन में हम लोग थोड़ा इसको और जूम कर लेंगे। पिछला जो हम लोग लाइव सेशन कर रहे थे साथियों, उसी में हमने एक बुक वाला क्वेश्चन आया था। मैंने बताया भी था कि बुक्स एंड ऑथर्स और जो पुरस्कार सम्मान है, न्यू अपॉइंटमेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उसमें ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो मिला है जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को। ठीक है, जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को, जो राइटर है बुल्गारिया के, और बुक का नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, बुक का नाम क्या है साथियों? टाइम शेल्टर बुक का नाम है। ठीक है ना, और ये इनके राइटर है जियोर्जी गॉस्पोडिनोव, जो राइटर है कहाँ के? बुल्गारिया के राइटर है, और बुक का नाम है टाइम शेल्टर। तो आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या नाम है उस कृति का जिसको बुकर प्राइज से नवाजा गया? टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ शेल्टर, द प्रॉमिस, टाइम शेल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइम शेल्टर। टॉम ऑफ सैंड भी इंपॉर्टेंट है। टॉम ऑफ सैंड कैसे इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। ये पिछला जो बुकर अवार्ड था, बुकर प्राइज था, इसी बुक को मिला था और इसकी लेखिका थी गीतांजलि श्री। ठीक है ना, गीतांजलि श्री इसकी लेखिका थी, इसीलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था टॉम ऑफ सैंड भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट, सैन्य अभ्यास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो छठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 क्या है? 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ किया गया? तो ढाका, बांग्लादेश में किया गया है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। और इसका क्या था थीम? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। क्या था? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, कब आयोजन था? तो 12 और 13 मई 2023। यहां पे आप देख सकते हो 12 और 13 मई 2023 ढाका, बांग्लादेश में। जितना भी फैक्ट था वो गिना दिया गया, बता दिया गया। यहाँ पे पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप वाज द थीम एंड ये 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था कहां किया गया, तो बांग्लादेश। वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे क्वेश्चन को ठीक से। वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रयोग किया जाता, किसके द्वारा किया जाता वो पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चंस जो है उसमें स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, खाली आपका करंट का क्वेश्चन नहीं होगा। हालांकि हम लोग 2022-23 का करंट भी देख रहे हैं, इसमें 2022-23 का ही करंट का ये बुक है, लेकिन इसमें आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ये किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। और विश्व बैंक के अभी नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अजय बंगा को। पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर पिछला लाइव सेशन आपने देखा, जिन्होंने अभी तक पिछले सेट्स का वीडियो नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है जितना भी सेट हम लोगों ने करवाया। तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए रिसेंटली, और ये विधि किसके द्वारा प्रयोग किया जाता? तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंडर 19
भारतीय अंडर 19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अंडर 19 पहला अपना अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत ने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, भारत ने महिला अंडर 19 में किसे हराया है, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया, अंग्रेजों को हराया है। और ये वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया था, तो साउथ अफ्रीका किया गया था। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था 2023 अंडर 19 महिला विश्व कप का। भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। अबुआ आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। किस सरकार के द्वारा, झारखंड। ठीक है ना, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। इसमें क्या है, इस योजना के तहत क्या है, तो गरीबों को मिलेगा पक्का घर, 3 कमरों का पक्का घर मुफ्त में मिलेगा गरीबों को। और ये योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है झारखंड गवर्नमेंट के, तो हेमंत सोरेन है इसके चीफ मिनिस्टर। हेमंत सोरेन कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, झारखंड के। और झारखंड सरकार के द्वारा ये अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है जिसमें गरीबों को मिलेगा पक्का घर। ठीक है ना, और केंद्र सरकार की कौन सी ये योजना है गरीबों को पक्का घर देने के लिए, उसको कमेंट करके बताइए। केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट की कौन सी योजना है गरीबों को पक्का घर देने के लिए, उसका नाम कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, इस बुक के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुराग बेहड़, अनुराग मजूमदार, बोडिया मजूमदार, सोड मारिन, इसके राइटर है बोडिया मजूमदार। ठीक है ना, बोडिया मजूमदार द्वारा ये बुक लिखा गया जिसका नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में मथुआ धर्म मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, मथुआ मेला। ठीक है, मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, आइए जानते हैं। यहां पे पढ़ेंगे, पीएम मोदी एड्रेसेस मथुआ धर्म महामेला एट श्रीधाम ठाकुर नगर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कहां किया गया साथियों, तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल में किया गया। वेस्ट बंगाल में कहां किया गया, तो वेस्ट बंगाल में किया गया श्रीधाम ठाकुर नगर में किया गया। ठीक है, श्रीधाम ठाकुर नगर में ये किया गया आयोजन किसका, मथुआ धर्म महामेला का। और आप यहां पे देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था इस मेले को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। ठीक है, निर्यात निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। ये जारी किया गया साथियों नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये जारी किया गया किसके द्वारा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक। ठीक है ना, तो निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। और ये नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा संस्करण है। ठीक है, ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया तीसरा संस्करण है, 3rd एडिशन है। और अगर बात करें तो नीति आयोग के नए सीईओ जो है वो किनको अपॉइंट किया गया, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। और अभी नीति आयोग के सीईओ किनको अपॉइंट किया गया, तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है ना, BVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, नीति आयोग में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, किनकी हुई है, BVR सुब्रमण्यम की हुई है। ठीक है ना, BVR सुब्रमण्यम की नीति आयोग में अभी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, BVR सुब्रमण्यम याद रखेंगे। ठीक है ना,
और नीति आयोग का क्वेश्चन था, इसीलिए अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट जो हुई है उसको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और एग्जाम में अगर आपको कहीं ना कहीं से अगर आपने सुना होगा या आप हमारी वीडियो को देख रहे होगे तो एग्जाम में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इसको सही करके आओगे और उसी के बाद जो 2-4 नंबर आप एक्स्ट्रा वहां पे कंसीव करोगे वही आपका शिक्षा से सिलेक्शन का सफर को पूरा करने में मदद पहुंचाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखनीय भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा ये मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि एक भी नंबर आपका ना छूटे। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो खाली जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर कराना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जितना भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, क्योंकि एक एक नंबर ही मैटर करता है जब आपका कट ऑफ फाइनल डिसाइड होता है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलकरण या सभी व्यापारों का डिजिटलीकरण, किसानों को डिजिटल साक्षर करना या भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। सारे ऑप्शन में डिजिटल का तो प्रयोग है, तो इसका मतलब है कि डिजिटल से संबंधित होगा। ठीक है, भारत श्री योजना जो है वो डिजिटल से संबंधित तो होगा ही। तो क्या है, पढ़ते हैं। भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो प्राचीन हमारे अभिलेख हैं, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। प्राचीन जो हमारे पुरालेख है उसका डिजिटलीकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना का? भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है। यही है आपका जो बजट 2023 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो लागू किया गया था, भारत श्री योजना। इसमें क्या था? जो रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस डिजिटलकरण करना था अभिलेखों का। अब भारत श्री योजना की बात करिए तो एक और इंपॉर्टेंट योजना है पीएम श्री योजना। ठीक है, पीएम श्री योजना क्या है? क्योंकि भारत श्री योजना इंपॉर्टेंट है, पीएम श्री योजना भी है। पीएम श्री योजना क्या साथियों, एक बार जान लीजिए। इसमें क्या है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल से उसका डिजिटलीकरण करना, उसका आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, स्कूल को डिजिटल करना है, मॉडर्न बनाना है, मॉडर्नाइजेशन करना है। किसका? स्कूल्स का मॉडर्नाइजेशन करना है। इस योजना का नाम क्या है? पीएम श्री योजना। इसके तहत लगभग 12,500 स्कूल्स को पहले तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको मॉडर्न बनाना है, आधुनिक बनाना है। तो ये था पीएम श्री योजना। और हम लोगों ने भारत श्री योजना तो पढ़ ही लिया कि प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बढ़ेंगे। ठीक है, ये सेट आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, ये सेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था? चक्रवात बिपरजॉय, बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर। ठीक है, बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? डिजास्टर। ठीक है ना, और ये साइक्लोन अभी आया था, हम लोगों ने देखा भी, हमने इस पे शॉर्ट्स वीडियोस भी काफी बनाए थे जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया। हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाके आप लोग देख भी सकते हो। तो ये जो बिपरजॉय चक्रवात था इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। और बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिजास्टर, जो बर्बाद करने वाला हो। ठीक है ना, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? अभी वर्तमान में कौन है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो हमारे वर्तमान में भी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम है, हमारे वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, ये अभी हमारे वर्तमान में सीडीएस हैं। ठीक है ना, सीडीएस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन रावत जी के गुजरने के बाद अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत का नया सीडीएस यानी कि भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। और इसके पहले कौन थे हमारे? तो हमारे बिपिन रावत जी जो भारत के पहले सीडीएस भी थे, और इनके देहांत के बाद, बिपिन रावत सर के देहांत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आगे बढ़ेंगे, बी होगा इसका करेक्ट आंसर, अनिल चौहान। हाल ही में जारी क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम रहा है? तो ये मुंबई। ठीक है, क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई जो है टॉप पे रहा है, प्रथम पे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 34वां, सबसे पहले तो जान लो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब किया जाएगा, तो 2028 में किया जाएगा। ठीक है ना, कब किया जाएगा, समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। और समर ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है समर ओलंपिक्स से संबंध में, तो समर ओलंपिक्स 2028 पूछा जा रहा है। ये कौन सा एडिशन है समर ओलंपिक्स का, 34th एडिशन है। ठीक है, सारे फैक्ट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है। समर ओलंपिक्स 2028 में होगा और उसका कौन सा ये एडिशन है, तो 34वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो LA, लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस कहाँ है साथियों, USA में है। ठीक है, लॉस एंजलिस कहाँ है, USA में, देख सकते हो लॉस एंजलिस 2028 में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। और अभी तो 2024 आने वाला है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, 2028 तो खैर आगे की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, अभी तो प्रेजेंट में 2024 है हमारे सामने। तो समर ओलंपिक्स अगर पूछ दे कि समर ओलंपिक्स का 33वां संस्करण यानी कि जो 2024 में होगा, उसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो आपको आंसर करना है पेरिस। ठीक है ना, पेरिस में समर ओलंपिक 2024 का आयोजन होना है। और समर ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होना है, लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होना है। तो 34वां से क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। यही अगर क्वेश्चन रहता कि 2024 में क्यों कौन करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा था पेरिस। ठीक है ना, 33वां संस्करण पूछ देता तो निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है, भारत किसके साथ साइक्लोन नामक, ये हम लोगों ने पिछला जो लाइव सेशन हम लोगों ने किया था, हालांकि उसको आप लोगों ने ज्यादा प्यार तो दिया नहीं, वीडियो ज्यादा लोगों ने शेयर भी नहीं किया, ना ज्यादा रीच था, इसीलिए अभी हम लोग इसको इस सेशन को रिकॉर्डेड करके ला रहे हैं। अगर लाइव में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम लोग फिर रोज लाइव आते हैं। तो ये जो है राजस्थान में, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि राजस्थान में चल रहा है पहला भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। और इसका नाम क्या है इस सैन्य अभ्यास का, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सैन्य अभ्यास से संबंधित हम लोगों ने और भी आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय और मिस्र की सेना इजिप्शियन आर्मी के बीच विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जो 14 जनवरी को राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। और रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा कि साइक्लोन 1 दोनों देशों के विशेष बलों को एक साझा मंच पर लाने वाला अपनी तरह का पहला अभ्यास है। किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और इजिप्ट के बीच हुआ। कहां हुआ, राजस्थान में हुआ। ठीक है, पहला संस्करण हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, मॉडल सेट 16। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं देखते रहिए, क्योंकि आगे अब हम लोग पहुंच गए मॉडल सेट 16 में। मॉडल सेट 16 में अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 15 को कंप्लीट किया, आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 16, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेट में भी, और जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हो, बिहार एसएससी अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति। ठीक है, कोई एशियन आदमी, कोई एशियन व्यक्ति या कोई एशियन मेल या फीमेल, इसके पहले ये जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो था, उसमें इसके पहले कोई भी एशियन मेल या फीमेल इस हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं था। और ये पहले व्यक्ति कौन बने, पहले एशियन कौन बने हैं, पहले भारतीय भी कह सकते हैं, वो है हमारे लिएंडर पेस, हमारे मशहूर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस। लिएंडर पेस क्या है, लिएंडर पेस इंडियन टेनिस प्लेयर है साथियों। ठीक है ना, और पहली बार हुआ है कि कोई एशियन को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, और वो है भारतीय लिएंडर पेस। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है लिएंडर पेस। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के कथन में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, सही है। ठीक है, ये भी बहुत चर्चा में भी रहा था, है ना,
कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है। यह भी सही है क्योंकि ये हर 2 साल पे ये इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जो थी, जो 20 फरवरी को आयोजन जिसका हुआ था 13,862 फीट पे, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिला है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिलना बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। और इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये आयोजित किया गया था साथियों आपके, आप यहां पे देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, ये किया गया था प्योंगयांग में। ठीक है ना, ये किया गया था, कहां किया गया था, लद्दाख में किया गया था, पैंगोंग सो में किया गया था। ठीक है, पैंगोंग सो में ये 13,862 फीट की ऊंचाई पर ये किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास का अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ एज अ न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का अपॉइंटमेंट हुआ है। आगे बढ़ते साथियों, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023, ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता, बहुत बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए, और ये जीता है भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने। फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे, हमने इसीलिए डिस्प्ले में लगाया है। ये फोटो जो है इसी के लिए नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है, कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक है, कार्तिक सुब्रमण्यम को पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 का खिताब मिला है, जो नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा आयोजित किया गया था। आप ये तस्वीर को भी देख सकते हो और यहाँ पे आप इनसेट में देख सकते हो कार्तिक सुब्रमण्यम को। ठीक है, ये इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है कार्तिक सुब्रमण्यम, जिनको ये पुरस्कार मिला है ना। और ये पुरस्कार किस लिए मिला है, तो इनके फोटोज के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडेनफ का 100वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, लिथियम बैटरी के लिए किनको मिला था आविष्कार, लिथियम बैटरी के लिए आविष्कारक जॉन गुडइनफ, क्या नाम था, जॉन गुडइनफ को 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ अभी रिसेंटली। और इनको लिथियम बैटरी के आविष्कारक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से नोबेल पुरस्कार से, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये चर्चा में क्यों है, तो इनका अभी रिसेंटली 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और पूछा जा रहा है कि इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको 2019 में नोबेल पुरस्कार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनका इस पुस्तक का विमोचन किया था। और इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व सांसद। आप तस्वीर में देख पा रहे होगे, ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है ना, ये एमपी भी रह चुके हैं। ये एक्स एमपी, इनका नाम क्या है, करण सिंह। ठीक है ना, डॉक्टर करण सिंह को जो है इस बुक के राइटर हैं। विमोचन करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ सकते हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, और तस्वीरों में आपको डॉक्टर करण सिंह भी नजर आ रहे होंगे, जो इस मुंडको उपनिषद जो बुक है उसके राइटर हैं। ठीक है, मुंडको उपनिषद बुक के राइटर हैं। ठीक है ना, डॉक्टर करण सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी हम लोगों ने रिसेंटली चंद्रयान 3 की जो अपार सफलता हुई हमें, है ना, चंद्रयान 3 जो सफल हुआ हमारा मिशन, उसी के आसपास ये लूना,
ठीक है। लूना 25 अंतरिक्ष यान को जो है चंद्रमा पे भेजा गया था और इसका भी कुछ कॉज था, चांद पे जाके कुछ खोज करना था। तो ये लूना 25 जो है ये चंद्रमा से टकरा गया, सॉफ्ट लैंडिंग जो था वो नहीं हो पाया, ये क्रैश लैंडिंग हुआ, क्रैश हो गया ये, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये रूस के द्वारा बनाया गया था। ये रूस का रशिया का ये मिशन था, ठीक है। रूस यानी कि रशिया का ये मिशन था लूना 25, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे साथियों। लूना 25 के बाद जी आइए बढ़ते हैं। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है? किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है? स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है किस कंट्री को मिला है? तो हमारे भारत को मिला है, ठीक है। स्वाम ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। क्या नाम है इस ड्रोन सिस्टम का? तो स्वान ड्रोन सिस्टम, याद रखेंगे, स्वाम ड्रोन सिस्टम। आप देख सकते हो तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिख रहे होंगे और यही वो ड्रोन सिस्टम है जो इनके हाथ में है। और ये इंडियन फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस को की जो शक्ति है उसको और बढ़ाने का काम करेगी ये जो स्वाम ड्रोन सिस्टम है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को साइंस चीफ का पद दिया गया है नासा के द्वारा। इनका नाम है निकोला फॉक्स, ठीक है। क्या नाम है? निकोला फॉक्स। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? अमृत वृक्ष, ठीक है। नाम क्या है? अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। ये लॉन्च किया गया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के द्वारा, हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा ये शुरू किया गया, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया था न्यू दिल्ली में। और इससे रिलेटेड भी एक फैक्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। ये क्यों दिया जाता है? तो ये सफाई के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या नाम है इस योजना का? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ये सम्मानित किया जाता है वैसे व्यक्तियों को जो साफ सफाई अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए जो काम करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये कहां प्रदान किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। डैश ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया वो पूछा गया है। हम लोगों ने पहले वाले सेट में भी सुस्वागतम ऐप के बारे में पढ़ा था। सुस्वागतम ऐप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इस सेट को कंप्लीट किया था जिसमें इससे क्वेश्चन था। तो पूछा जा रहा है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। इसमें क्या होगा? ये जो सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल है इसमें जो आगंतुक है, जो विजिटर्स हैं, उनका समय बर्बाद नहीं होगा। फुल्ली डिजिटल फॉर्मेट में आपको डिजिटल पास मिल जाएगा जिससे आपकी एंट्री हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। किसके लिए? विजिटर्स के लिए, आगंतुकों के लिए। पहले आगंतुक जो जाते थे तो उनको मैनुअल प्रोसेस से जाना पड़ता था, लेकिन सुस्वागतम ऑनलाइन ऐप जो लॉन्च किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये कंप्लीट डिजिटल कर दिया गया इस पूरे प्रोसेस को, पूरे मेथड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने विवाद से विश्वास आईएमएसएमई को राहत शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? आईएमएसएमई, एमएसएमई का संबंध सबसे पहले तो आप जान लो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। और इस योजना के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे इसको। यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह विवाद से विश्वास आईएमएसएमई को राहत योजना केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपसे बोला गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। 2 स्टेटमेंट दे दिया गया, उसमें से करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो स्टेटमेंट 1 फिर से पढ़ेंगे। जो आईएसएमई योजना है वो 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि फिनांस मिनिस्टर द्वारा ही किया गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा।
फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा ये किया गया है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया, ये कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ये योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? ये वित्त मंत्रालय द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हो निर्मला सीतारमन जो हमारी फिनांस मिनिस्टर है, और पढ़ सकते हो स्मूथ सेटलमेंट, ठीक है। द सेंटर लॉन्चेस अ स्कीम टू एंड डिस्प्यूट विद सप्लायर्स बाय ऑफरिंग देम अ वॉलंटरी सेटलमेंट अमाउंट। द स्कीम अप्लाइज टू ऑल डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स वेयर द गवर्नमेंट इज अ पार्टी। गवर्नमेंट टू ऑफर कॉन्ट्रैक्टर सेटलमेंट अमाउंट ऑफ अप टू 85% ऑफ नेट अमाउंट अवॉर्डेड बाय द काउंट, ठीक है ना। और ये इस बजट में ये किया गया है, ठीक है ना। ये जो अभी रिसेंटली बजट जो पेश हुआ उसमें ये किया गया है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है साथियों वो लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। देख सकते हो आप, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका क्या है? इसका साथी पोर्टल ऐप अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि साथी पोर्टल ऐप और ये कैसे काम करेगा, किस उद्देश्य से काम करेगा, तो इसका काम है बीज का प्रमाणीकरण करना और पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची। तो जो बीज है उसका प्रमाणीकरण और साथ ही साथ पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची, यही काम है साथी ऐप का, जो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2023 को। आगे बढ़ते हैं, साथी ऐप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कृषि मंत्रालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय भाषा उत्सव ये कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? ये यूपी की राजधानी लखनऊ में किया गया। हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया? याद कर लेंगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर में नामित किया है? तो ये शहर है आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ये शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ग्वालियर हो जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2023 का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये मिस्र में यानी कि इजिप्ट में किया गया। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? यह संधि साथियों 2010 में लागू की गई थी, ठीक है। यह संधि कब लागू की गई थी? यह संधि लागू की गई थी 2010 में। उस टाइम पे बराक ओबामा जो थे, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा और एक रशियन काउंटर पार्ट, ठीक है, रशियन काउंटर पार्ट ने मिलकर इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। और अभी हाल ही में इस संधि का नाम क्या था? न्यू स्टार्ट संधि था। और अभी हाल ही में इस संधि से रूस ने जो है अपने आप को अलग कर लिया, रूस ने अपने आप को सस्पेंड कर लिया है। तो ये किस वर्ष लागू की गई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये साल 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। कौन से साल में किया गया था? तो ये साल 2010 में ये लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये संधि दरअसल 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। 2010 में हस्ताक्षर हुआ था, बट 2011 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ना चाहेंगे, 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, 11 में इस संधि पे सिग्नेचर किया, इस संधि को लागू किया गया था। और ये रशिया और अमेरिकन काउंटर पार्ट के बीच में हुआ था। इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। जो मैं
मैंने आपको बताया कि लागू होना और हस्ताक्षर होना दोनों डेट अलग अलग है। क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूज भी करता है, डिस्गाइज भी करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था अलग हो गया, ये संधि किस वर्ष लागू की गई, तो ये संधि 2011 में लागू की गई, लेकिन सिग्नेचर हुआ था 2010 में। ठीक है, सिग्नेचर हुआ था 2010 में। दमित्री मेदवेदेव और बराक ओबामा के बीच में ये समझौता हुआ था। आई स्टार्ट संधि क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। आई स्टार्ट संधि जो है, आई स्टार्ट जो ट्रीटी है, ये जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं उनके लिए ट्रीटी है, जिसमें कि अपने जो हथियार है उसका कम यूज करना या यूज ना करना, ये इस ट्रीटी से ये संबंधित है। 5 फरवरी 2011 को ये जो ट्रीटी थी वो लागू किया गया था। इसका फुल फॉर्म जो ये आपको क्लियर कर देगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स है उसको कम से कम उसको रिड्यूस करना या उसको खत्म कर देना, यही इस ट्रीटी का जो आई स्मार्ट ट्रीटी है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स का रिडक्शन करना। ठीक है, और ये अमेरिका और रशिया काउंटर पार्ट्स के बीच में साइन हुआ था, 2011 में लागू हुआ था। और अभी रिसेंटली रूस यूक्रेन वॉर के टाइम पे ही रशिया ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता में ये किया गया। कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, यह है न्यूजीलैंड। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 250 विमान लेने के लिए कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया एयर इंडिया ने, तो ये समझौता हस्ताक्षर जो है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, फ्रांस के एयरबस, फ्रांस की जो कंपनी एयरबस, उससे 250 विमान लेने के लिए करार किया गया है। एयरबस क्या है, एयरबस बोइंग सीरीज का प्लेन है। ठीक है, एयरबस जो है बोइंग सीरीज के प्लेन है, बड़े बड़े विमान जो होते हैं वो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किसके धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया। देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात हो रही है, तो इसने धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। मतलब इस गांव में आप जाइए, घूमिए फिरिए, मजे लीजिए, मौज काटिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किया गया। तो धोर्डो पूछा जा रहा है कहाँ का गांव है, तो धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, धोर्डो कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। धोर्डो कहाँ है साथियों, गुजरात के कच्छ में है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे देख सकते हो, वेयर कल्चर मीट्स कंजर्वेशन, अवॉर्डेड as best tourism village by UNWTO। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाम से नॉमिनेट किया गया किसको, धोर्डो गांव को। और धोर्डो गांव क्वेश्चन में पूछा जाता कहाँ है, तो धोर्डो है आपके कच्छ में। ठीक है ना, गुजरात के कच्छ में धोर्डो शामिल है। और ये किसके द्वारा सूची में सम्मानित किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 16 का। 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन डैश के सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। कहाँ के सुहरावर्दी उद्यान में हुआ, ये सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन में भी कई सारे पॉइंट होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। सुहरावर्दी उद्यान में किसका समापन हुआ, एकुशे बोई मेला। एकुशे बोई मेला किससे संबंधित है, ये बुक फेयर है। ठीक है, पुस्तक मेला है साथियों, बुक फेयर है, पुस्तक मेला है। और ये कहाँ पे हुआ, सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। ये सुहरावर्दी उद्यान कहाँ है, तो आइए जानते हैं सुहरावर्दी उद्यान कहाँ है ना। सुहरावर्दी उद्यान में ये पुस्तक मेले का विमोचन हुआ, ये है बांग्लादेश में। ठीक है, सुहरावर्दी उद्यान कहाँ है, बांग्लादेश में है, जहाँ पे ये मेले का आयोजन हुआ। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल हेरिटेज है बांग्लादेश का, उसको लोगों के समकक्ष लाना, उससे लोगों को रूबरू करना और उसको संयोग करके रखना, इस मेले का उद्देश्य है, जिसका नाम है एकुशे बोई मेला। ये सुहरावर्दी उद्यान में हुआ, ये ढाका में हुआ। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका के सुहरावर्दी उद्यान में इसका आयोजन हुआ। तो आइए, समापन हुआ। तो आइए अब हम लोग भी समापन की ओर बढ़ चले हैं। सेट नंबर 15 और 16 हमने कंप्लीट किया है। बिहार दरोगा का ये करंट अफेयर्स जो है ज्ञान धारा पब्लिकेशन का, उससे
से आशा करते हैं हमारा ये अथक प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।